गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी। आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो आपका नायब का पेपर हुआ है आज, उसके एनालिसिस के लिए मैथ्स का जो सेक्शन है उसके सारे के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये पेपर कहीं ना कहीं जो लोग पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके ज़रूर काम आएगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, मॉडरेट टू टफ लेवल का है और क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल दिए गए हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो आपका है कि ऐसा इन्वेस्ट ₹X फॉर ए ईयर इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट FD दैट गिव्स सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यानी ऐसा के पास कुछ अमाउंट था जिसको उसने FD पे किया कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, जो 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। कदा सी इन्वेस्टेड हाफ द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर्स, मतलब 1 साल के बाद जो उसको पैसे मिले उसमें से आधा एंड ऑफ द ईयर फॉर अनदर ईयर, उसमें से भी आधा फिर अगले 1 साल के लिए लगा दिया, जिसने कितना दिया आपका 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। स्पेंड हाफ, एक हाफ तो इधर हो गया, दूसरा जो हाफ बचा हुआ है उसको उसने क्या किया, रिमेनिंग अमाउंट दैट लेट्स द रेस्ट ऑफ द अमाउंट बी इन द सेविंग बैंक। बाकी उसने क्या किया, एक सेविंग बैंक में डाल दिया जो कितना दे रहा है उसको 3%। इसके अलावा उसने कोई और खर्च नहीं किए। उसके पास फाइनली जो है वो मिल रहा है FC है जो पे जितना एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, इन 2 साल के बाद जो उसको अमाउंट मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 99,534। तो कह रहा है कि उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे। अब देखिए, अगर आप X से लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप आपका पॉइंट में, फिर उसके 2 स्टेप, और उससे सॉल्व करना आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो है आपका बाई ऑप्शन। जैसे फर्स्ट ऑप्शन की मैं बात करूं कि सपोज डेट आयशा के पास 1 लाख रुपीज़ थे, तो 1 साल बाद उसको इंटरेस्ट कितना मिला, 6%। तो 6% आपको पता है सीधे सीधे 6000, यानी 1 साल बाद जो उसका अमाउंट बन गया वो बन गया 1,06,000। यहाँ तक क्लियर करा। सी इन्वेस्ट हाफ, अब इसका हाफ यानी कितना हो गया आपका 53,000। कितने पे फॉर ईयर FD एट गिव्स 5%, 5%। इसके अगर मैं 5% की बात करूँ तो 0, 5 टाइम 15, 50, 25 और 1 26, यानी ये उसको इधर से मिल गया 0, 5, 6, 3, 2, 5, 5 पर। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इधर बचा हुआ कितना था 53,000, इसका हाफ यानी 26,500 और इधर हाफ हो गया 26,500। अब द रिमेनिंग अमाउंट एंड द लेट्स द रेस्ट ऑफ द अमाउंट बी इन हर सेविंग। आधा क्या किया इसने, स्पेंड कर दिया, मतलब खर्च कर दिया। ये वाला पार्ट उसका क्या हो चुका है, खर्च हो चुका, और इसको 3% इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका 3% वैसे भी देखेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 26 × 78, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 19, 3 दूनी 6, 795 रुपये इधर 3% मिल गया। यानी टोटल वैल्यू हो गई इसकी 5, 9, 5, 14, 7, 6, 13, 2, 1, 3, यानी आपका 3300, सॉरी 5, 9, यहाँ पे गलत ऐड कर दिया मैंने, 26,500 है, 5, 9, 7, 5, 12, 6, 1, 7, यानी 27,295। और इधर से आपका है लगभग 55,000। यानी इन दोनों वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो ये जाएगा नियर बाई 82,000 के पास, जबकि क्वेश्चन में कितना है 99,534। यानी अगर 1 लाख अमाउंट उसका होता है प्रिंसिपल, तब भी उसके पास हम कहाँ पहुँच रहे हैं, लगभग 83,000, जबकि क्वेश्चन कर रहा है 99,534। यानी 1 लाख अगर नहीं पॉसिबल है तो 90,000 से तो डेफिनेटली ये वैल्यू नहीं आएगी। यानी सेकंड ऑप्शन को हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड अपने पास है 1,20,000। अगर मैं 1,20,000 पे सेम प्रोसेस करूं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1,20,000, इस पे उसको कितना मिला 6%, तो 6% इसका कितना हो जाएगा 7,200। यानी फाइनल उसके पास आ गया 1,272,000। इसका 50% 636,000, एक इधर आ गया 636,000। आपको पता है ये कितना था, 6% था, मैं बता दूं। इसके आगे इसको 5% मिलेगा, 5 × 6 = 30, 5 × 15, 3 × 18, 5 × 6 = 30 और 31। यानी इधर की जो वैल्यू आ गई 0, 8, 6, 1, 7, 3, 3, 6, 6, 66780। इसका 50% तो वो खर्च कर दे रही है, यानी आपका 2 × 6 = 31800 और 31800। ये तो उसने पार्ट खर्च कर दिया। इस पे उसको कितना मिल रहा है 3%। सारा मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ 3%, पहले क्वेश्चन समझाया हुआ, बस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तीनों थे 24, 3 × 1 = 3, 2,
5 3 त्रिकी 9, यानी इधर टोटल बात किया जाए तो 4 5 8 9 17 1 1 2 3, यानी इधर से वैल्यू ये मिली, इधर से वैल्यू ये मिली, दोनों को ऐड करना है। 3 2 7 5 4 4 8 5 13, देखिए वैल्यू मैच करने लगी। 7 7 14 1 15 6 2 8 1 9 6 3 9 9 9 5 3 4। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि हम कैसे बाई ऑप्शन क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन जिन लोगों ने भी पेपर में किया होगा तो उनका जो आंसर आएगा वो 1,20,000 आया होगा। जिन लोगों ने नहीं हुआ होगा वो लोग डेफिनेटली इसको स्टार्टिंग से करने की कोशिश किए होंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको सिखाने की कोशिश किया कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इस क्वेश्चन को भी सिर्फ आपको पढ़ना। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाइप्स एंड सिस्टम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए टैप एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ R लीटर्स पर मिनट कैन फिल अ सिलिंड्रिकल टैंक इन 6 मिनट, यानी किसी टैंक को 6 मिनट में ये भर दे रहा है। ठीक है, किसी टैंक को कितने मिनट्स में फिल कर दे रहा है? ये 6 मिनट्स में फिल कर दे रहा है। अ होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, एक इसके बॉटम पे क्या है? एक होल है। सो दैट वाटर फ्लो आउट ऑफ द टैंक एट द कांस्टेंट रेट इक्वल टू 1/3 द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर। मतलब जिस स्पीड से वाटर आ रहा है उसका 1/3 है इसका रेट, यानी एकदम सिंपल है। ये नहीं कि जबरदस्ती इसने बोला हुआ R लीटर तो आप करने लगे R/3 लीटर्स, ये कंप्लीटली बेवकूफ़ी वाला काम है। कह रहा है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो इसकी 1/3 है, तो मैं इसका मान लूँगा कि 3 लीटर पर मिनट, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1 लीटर पर मिनट। जिन लोगों ने पहले मेरी क्लास लगाई उनको पता होगा कि मैंने बता रखा हमेशा डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं? मल्टीपल। तो इसने बोला 1/3, तो मैंने सीधे इसकी 3, तो इसकी क्या हो गई? 1। कह रहा व्हेन द टैंक गेट फुल द होल गेट्स सील्ड ऑटोमेटिकली। जब ये टैंक भर रहा है तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं? ऑटोमेटिकली सील कर दिया जा रहा है। ठीक है। इफ द टैंक विद द होल इज एम्प्टी टू बिगिन विद एंड वाटर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द टैप एट द रेट ऑफ R लीटर्स पर मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बिकम फुल। यानी पहले जो है वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए टैप एट द कॉन्स्टेंट रेट ऑफ R लीटर पर मिनट कैन फिल अ सिलिंड्रिकल टैंक इन 6 मिनट। यानी पहले जो टैंक को जो ये है वो भर रहा है 6 मिनट में, तो आपको पता है टैंक की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 6 × 3, यानी कितने लीटर्स? 18 लीटर्स। अब कह रहा है, देखिए कितना आसान है कि भाई ये भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। ठीक है। When the tank get full, the hole gets sealed automatically. If the tank is empty, अगर टैंक आपका क्या हो जाए? एम्प्टी हो जाए। विद द होल मतलब छेद के साथ इसको क्या कर दिया गया? आपका खोल दिया गया। वाटर स्टार्ट फ्लोइंग, अब फिर से इसको टैंक को भरना है। तो 18 लीटर्स कैपेसिटी आ चुकी है, अब इस टैंक को भरना है जिसको ये भी काम करेगा ये भी काम करेगा। तो इसका वर्क क्या होगा? पॉजिटिव, और इसका वर्क क्या होगा? निगेटिव। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे? 2 लीटर्स पर मिनट, और टैंक भरना कितना है? 18 लीटर्स का। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 9 मिनट्स। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। जिन लोगों को पाइप एंड सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। बस ये है कि लैंग्वेज थोड़ा सा आपको पढ़ना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको, समझते हैं। कह रहा है सी इज अ सर्कल विथ रेडियस R। सी एक कोई सर्कल है, ठीक है, और इसका रेडियस क्या है? आपका R है। कह रहा द सर्कमफ्रेंस ऑफ सी कैन नेवर बी इक्वल टू इट्स एरिया। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है? 2πr, और एरिया क्या होता है? πr²। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो आप देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसल। क्लियर है? अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसल। और अगर मैं बात करूं तो R से एक R भी क्या हो जाएगा? कैंसल। यानी इधर क्या है? 2 है और इधर क्या है? R है। क्वेश्चन क्या बोला है कि R की जो वैल्यू है ये अपना सर्कमफ्रेंस चल रहा है। ध्यान से मुझे क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना, सिर्फ समझ के आंसर देना है। और इधर क्या है? आपका एरिया है, ये एरिया। अब देखिए इधर 2 बचा हुआ है, इधर क्या बचा हुआ है? A बचा हुआ है। एकदम मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि दोनों को कंपेयर करना है। पाई से पाई को कैंसिल कर दिया मैंने, एक R से एक R को कैंसिल कर दिया। इधर क्या बच गया? 2, इधर क्या बच गया? R। कह रहा है इसमें से क्या है? देन सर्कमफ्रेंस ऑफ सी कैन नेवर बी इक्वल टू इट्स एरिया। मतलब कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस जो है वो एरिया के इक्वल नहीं हो सकता। भाई बिल्कुल हो सकता है। कह रहा है कंडीशन क्या है कि R इज ग्रेटर देन 0।
तो आर की वैल्यू मैंने 2 मान लिया, तो इसकी वैल्यू 2, तो आप देखो सरकमफ्रेंस और एरिया दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। क्लियर। आगे क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ सी डेफिनेटली ग्रेटर देन इट्स सरकमफ्रेंस, मतलब जो एरिया होगा वो डेफिनेटली हर हाल में सरकमफ्रेंस से बड़ा होगा। नहीं भाई, करा द एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस, एरिया ऑफ सी डेफिनेटली ग्रेटर देन इट्स सरकमफ्रेंस, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैं आर की वैल्यू 1 रख दूं, आर की वैल्यू मैं क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो आप देखो सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी है, 2, और एरिया की वैल्यू क्या है 1, तो ये तो भाई छोटा हो गया। ये तो कह रहा है कि डेफिनेटली बड़ा होगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात आपको? मैंने क्वेश्चन को मिनिमाइज करके आर और 2 पे ला दिया हूँ। द एरिया ऑफ सी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इट्स सरकमफ्रेंस, द एरिया ऑफ सी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इट्स सरकमफ्रेंस एक्सेप्ट इफ आर इज लेस देन 1। कह रहा सिर्फ आर इज लेस देन 1, आर की वैल्यू 1 से छोटी हो तब। नहीं भाई, आर की वैल्यू 1 के बराबर है तब भी ये बड़ा नहीं है, आर की वैल्यू 2 के बराबर है तब भी ये बड़ा नहीं है, यानी ये भी नहीं। तो डेफिनेटली आंसर कौन सा सही होगा, डी। इसको भी चेक करा देता हूं मैं। द एरिया ऑफ सी डेफिनेटली ग्रेटर देन इट्स सरकमफ्रेंस एक्सेप्ट इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी आर इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब आर की जो वैल्यू होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू 2, मतलब आर की वैल्यू 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2, इनको छोड़ के अगर हम इन वैल्यू को हटा दें तब एरिया जो होगा ज़्यादा होगा। डेफिनेटली 0, 1, 2 को मैंने हटा दिया, अगर मैं आर की वैल्यू 3 रखूँ तो ये 2 है और ये 3 है, तो ये कंडीशन क्या है, फुलफिल है। तो एक बहुत ही अच्छा समझ वाला क्वेश्चन था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द एक्सपेंस ऑफ ए बोर्डिंग हाउस आर पार्शली फिक्स एंड पार्शली वेरी विद द नंबर ऑफ बोर्डर्स। ये बड़ा ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी लाइब्रेरी का चार्ज क्या है, फिक्स है, बाकी दिन पे होता है, टैक्सी का चार्ज क्या है, फिक्स है, बाकी पर किलोमीटर होता है। ऐसे ही कह रहा है कि भाई द चार्ज इज 70 पर हेड व्हेन देयर आर 25 बोर्डर्स, मतलब एक आपका क्या है फिक्स चार्ज है और एक क्या है आपका पर पर्सन यानी वेरिएबल चार्ज है। कह रहा है भाई कितने लोग हैं, 70 पर हेड व्हेन 25 बोर्डर्स। तो मान लीजिए कि फिक्स को मैंने x मान लिया और पर हेड y मान लिया, तो 25 का क्या हो जाएगा 25y। इस कंडीशन में टोटल जो खर्च है वो कह रहा है भाई 70 पर हेड फॉर 25, तो टोटल 25 सत्ते 175 यानी 1750 रुपये। समझ में आ रही बात भाई, 70 रुपये पर हेड है और कितने बंदे हैं 25 है, तो टोटल खर्च 25 सत्ते 175 यानी आपका 1750 रुपये। फिक्स खर्च मैंने क्या मान लिया x और वेरिएबल क्या मान लिया मैंने पर पर्सन y, तो 25 पे। कह रहा है कि 60 पर हेड हो रहा है जब 50 लोग हैं, तो 50 लोग इंटू 60 यानी कितना खर्च हो गया भाई 3000। यहाँ पर करेंगे तो x प्लस 50y, क्योंकि पर बंदे का y तो 50y। कह रहा है व्हाट इज द चार्ज पर हेड, पर हेड चार्ज का मतलब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयर आर 100 बोर्डर्स, चाहे कितने भी लोग हो जाएं, 100 की जगह 200 हो जाएं, पर हेड तो आपका क्या है फिक्स है। अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करूं तो x से x क्या हो जाएगा कैंसल, ये क्या बन गया -25y इक्वल टू -1250, माइनस से माइनस कैंसल, y 25 पंजे 125 यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपका क्या है ₹50 है। क्लियर है ये बात, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि ये क्या है आपका फिक्स है और ये क्या है वेरिएबल है। इन दोनों के बेस पे हमने 2 इक्वेशन बना दी और इसको हमने क्या किया क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा सुरेश और डेली वेज वर्कर वाज पेड ₹1700 ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी 30 दिन के लिए उसको जो पेमेंट मिली है वो कितनी मिली है भाई 1700 रुपये मिली है। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड शी वाज एब्सेंट फॉर 4 डेज, यानी 4 दिन के लिए वो क्या था एब्सेंट था। ₹15 पर डे फॉर एब्सेंस, अगर वो एब्सेंट रहता है तो उसको 15 रुपये पर डे का क्या होगा चार्ज कटेगा, यानी 15 रुपये पर डे कट जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं 60 रुपये तो उसके बेचारे के ऐसे ही माइनस में चले गए होंगे। सुरेश वाज पेड द फुल सैलरी ओनली 18 डेज, 18 दिन को उसको क्या मिला है फुल सैलरी मिला हुआ है, ठीक है। एंड एज ही केम लेट ऑन द अदर डे, जो दूसरे दिन बचे हुए हैं, तो देखिए 18 दिन तो ये हो गया जिस दिन उसको पूरी सैलरी मिली,
4 दिन क्या हुआ, वो एब्सेंट रहा, तो कितना हो गया 22, यानी 8 दिन वो कहीं ना कहीं आपका लेट आया होगा। क्लियर? 8 डेज क्या होगा, वो केम लेट ऑन द अदर डे। दोज हु केम लेट वर गिवन ओनली हाफ द सैलरी। भाई जिस दिन आप लेट आओगे उस दिन आपको आधी सैलरी मिलेगी। कह रहा अगर वो कोई भी लेट आउट ना आता तो 30 दिन की उसकी पेमेंट क्या होती। आई होप क्वेश्चन मोटा मोटा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक बंदा है, उसको 1 महीने में कितनी तनख्वाह मिलती है, 1700 रुपये। कंडीशन क्या है कि जिस दिन आप पूरा आओगे उस दिन तो पूरी सैलरी मिलेगी, जिस दिन एब्सेंट होगे उस दिन आपके 15 रुपये कट जाएंगे, और जिस दिन आप लेट आओगे उस दिन आपकी आधी सैलरी मिलेगी। पूरा मंथ कितने दिन का, 30 दिन का। 18 दिन प्रॉपर आया है, 4 दिन एब्सेंट है, बचा कितना, 8 दिन। अब नॉर्मली बंदे क्या करेंगे, इसकी सैलरी एक्स मानेंगे। मैंने पहले भी समझाया कि एक्स नहीं, इसका आपको हाफ करना है तो आप इसकी मानिए 2x, तो इसकी मान लीजिए x। तो एक दिन की 2x तो 18 दिन की 36x, एक दिन का x तो 8 दिन का 8x, ये मिलकर 1700। 36 और 8 44x माइनस 60 इक्वल टू 1700। 44x इक्वल टू 1760, देन x इक्वल टू 40। x इक्वल टू 40, ये तो हाफ डे की हो गई। फुल डे की पेमेंट उसकी कितनी हो जाएगी, 80। कह रहा अगर वो पूरे महीने काम करता है तो उसको कितनी पेमेंट मिलती, तो 80 इंटू 30 यानी कितने रुपये, 2400 रुपये। तो ये भी क्वेश्चन आपका एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसी टाइप के क्वेश्चन है ये बने हुए, देखते हैं इसको भी। करा टू रिप्रोड्यूस एन ओल्ड फोटोग्राफर, फोटोग्राफर चार्ज ₹X टू मेक अ निगेटिव, यानी जो वो निगेटिव बनाएगा उसके वो चार्ज लेगा X रुपीज। 3/5 ऑफ ₹X, यानी X का 3/5 वो चार्ज करेगा भाई फर्स्ट 10 प्रिंट्स के लिए। यानी आप जब कहीं फोटोकॉपी कराने जाते होंगे तो फर्स्ट 10 प्रिंट्स का जो चार्ज है वो इसका 3/5 है। एंड 1/5 फॉर ₹X फॉर ईच प्रिंट इन एक्सेस ऑफ 10 प्रिंट्स। अगर 10 प्रिंट से ज़्यादा कराओगे आप, प्लस 10 प्रिंट से जितना ज़्यादा कराओगे उसका वो चार्ज क्या लेगा भाई, 1/5 ऑफ X। करा आपने टोटल कितने पे किए हैं, 45 रुपये, टू मेक अ निगेटिव एंड 20 प्रिंट्स फ्रॉम एन ओल्ड फोटोग्राफ। टोटल प्रिंट आपने कितने कराए हैं फोटोग्राफ, एक तो आपने निगेटिव बनाया है जिसका आपको X रुपये देना है। इसके अलावा आपने टोटल प्रिंट 10 कराए हैं, तो फर्स्ट 10 प्रिंट में आपके 10 चले गए और इसके बाद एक्स्ट्रा में कितने चले गए, 10 चले गए। आपको टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ी है, 45। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू को यहाँ पे भी 3/5 यूज करना है और यहाँ पे आपका 1/5 यूज करना है, किसका, x का। तो x की वैल्यू को मैं मान लेता हूँ 5a। x की वैल्यू को मैंने कितना मान लिया, 5a। तो इसका 3/5 यानी 3a, यानी यहाँ पे होगा 30a। इसका 1/5 यानी a, यानी यहाँ पे आ गया आपका 10a। और एक फोटोग्राफ का कितना लेना है, x। इसने कितने फोटोग्राफ बनाए, टू मेक अ निगेटिव, तो निगेटिव का कितना है, 5a। टोटल कितने हो गए, 30 और 10 40a प्लस 5a, यानी 45a की वैल्यू कितनी है, 45 रुपीज। तो a की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5। यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा P कैन डू अ वर्क इन 27 डेज। P जो है वो किसी काम को कितने डेज में कर रहा है, 27 डेज में। Q कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज। Q सेम वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में। Q स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड P ज्वाइन हिम लेटर। P कुछ दिन बाद आया। तो आपको पता है बेसिक इसमें क्या कहते हैं, एलसीएम 2 3, ठीक है। ये हो गया आपका। काम को करना कितना है, 54 वर्क। करा Q स्टार्टेड द वर्क, Q ने काम शुरू कर दिया, मान लीजिए 54 वर्क टोटल था। Q करता गया, कुछ दिन बाद आके Q को कौन ज्वाइन कर लिया, P ज्वाइन कर लिया। द वर्क वॉज कम्प्लीटेड इन 12 डेज। टोटल डेज कितने हो गए, 12 डेज। जिन लोगों ने भी टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा उनके लिए इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप देखिए Q शुरू से लेके एंड तक लगा रहा। क्लियर? Q की एफिशिएंसी कितनी है, 3, यानी Q ने कितने दिन काम किया, यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी
12 डेज, तो 12 इंटू 3 यानी कितना 36 डेज, सॉरी 36 वर्क। 12 डेज काम किया, एफिशिएंसी कितनी है 3 यानी 36 वर्क। जो बचा हुआ 18 वर्क है इसको डेफिनेटली किसने किया होगा, पी ने। पी की एफिशिएंसी कितनी है 2 यानी कितने 9 डेज, यानी पी कितने दिन काम पे आया, यानी इधर का जो डेज है वो कितना है 9 है और इधर का जो डेज होगा वो डेफिनेटली कितना हो जाएगा आपका 4। क्लियर, सॉरी हाँ, इधर का जो डेज आपका आ गया वो कितना आ गया, टोटल 2 डेज है, 9 डेज इधर चले गए, इधर कितना बच गया 3 डेज। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, हाउ मेनी डेज डिड क्यू वर्क मोर देन पी, क्यू वर्क मोर देन पी। अब देखिए कि पी ने कितने दिन काम किया है 9 दिन और क्यू ने कितने दिन काम किया 12 दिन, तो ऑब्वियस सी बात है क्यू जो है वो कितने दिन ज़्यादा काम किया है 3 दिन। इस जिस बच्चे का भी था उसने सही करके फिर से गलत कर दिया, ठीक है, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ के करने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है समझ की, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ना इसको आपको छोड़ने का मन करेगा। करा अमन रन एट ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट, मोहित फॉलोइंग, यानी सबसे पहले कौन स्टार्ट कर रहा, अमन, कितने से 50 मीटर पर मिनट। इसके बाद से मोहित स्टार्ट किया किस स्पीड से 60 मीटर पर मिनट, और इसके बाद से मोहित का डॉग भी इसके साथ शुरू हुआ 70 मीटर पर मिनट, एंड स्टार्ट along with मोहित। द डॉग रीचेज अमन एंड देन कम बैक टू मोहित एंड कंटिन्यू टू डू द स्टिल मोहित। अब देखो क्वेश्चन को क्या करे भाई, अमन को पहले चला दिया, इसके बाद ऑब्वियस सी बात है डॉग इससे मिल जाएगा, कह रहा है डॉग इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर तब तक कर रहा है जब तक अमन और मोहित नहीं मिल जाते। क्वेश्चन समझे। अब आपको देख के बड़ी सारी पजल बने कि यार कब ये मिलेंगे, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, ऐसे ऐसे निकालना इसको क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्लियर। अब कह रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द डॉग इन मीटर्स, डॉग ने कितना डिस्टेंस कवर किया। इस क्वेश्चन को अगर पहले किसी ने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा होगा तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि 2 ट्रेन या 2 कार हैं, एक पे चिड़िया बैठी हुई है, इधर से उधर उड़ती है, इधर से उधर उड़ती है, तब तक उड़ती रहती है जब तक दोनों कार क्लैश नहीं हो जाती। यहाँ पे भी मैं बात करूँ तो आप अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचेंगे, देखिए पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं पहले डॉग को अमन से मिलाऊँ, फिर देखूं कितना टाइम लगा, फिर उसको कैलकुलेट करूं। इस तरह से आप करेंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम भी लगेगा और आंसर निकालने में दिक्कत होगी, जबकि आंसर जो है वो 1 सेकंड का है, सिर्फ इससे ज़्यादा का आंसर ही नहीं है। आपको मैं समझाऊंगा, आपको लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और क्वेश्चन सच में आसान है। आप क्वेश्चन में देखिए कि डॉग कब तक दौड़ेगा, जब तक अमन और मोहित नहीं मिल जाते, बस इसी में क्लू छुपा हुआ, जब तक अमन और मोहित नहीं मिल जाते। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि अमन के कितनी देर बाद मोहित चला है, 5 मिनट के बाद। आपने ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट किए होंगे, तो 5 मिनट तक अमन को मैं चलाता हूँ, तो 5 मिनट में अमन कितना जाएगा 250 मीटर। अभी मैं डॉग को साइड में रखता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अमन और मोहित को, तो ये कितना हो गया 250 मिनट हो गया, ये सबको पता, सॉरी 250 मीटर्स हो गया, ये सबको पता है। दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना बनेगा 10, और जाना कितना है 250/10 यानी कितना हो गया 25 मिनट्स। यानी अमन और मोहित को मिलने में 25 मिनट लगेंगे, बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म है। और ऑब्वियस सी बात है जो डॉग है वो भाई 25 मिनट तक दौड़ता रहेगा, किस स्पीड से 70 की स्पीड से, 25 7 175 1750 मिनट। 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। शायद जिनको कॉन्सेप्ट पता होगा वो ये लिखेंगे भी नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा एवं खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीपीएससी का फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है कि एक आध क्वेश्चन वो देते ही देते हैं, किस पे, डीआई पे। उसी में से एक क्वेश्चन है आपका कि गुड ट्रांसपोर्ट थ्रू रेलवे, ये नॉर्थ रेलवे है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। ये दिया गया है आपका 3 साल का दिया हो गया, आई थिंक 2018 19 20, हाँ जी 2018 19 20 ये सारा डाटा दिया गया है। इसके बाद से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा ड्यूरिंग द पीरियड 2018 to 20 फॉर विच रीजन वाज द रेट ऑफ इंक्रीज इन गुड्स ट्रांसपोर्ट सेकेंड हाईएस्ट। मतलब किस स्टेट में आपका, सॉरी किस रीजन में सेकेंड हाईएस्ट था।
2018 से 20 में आप देखिए, जब भी 2018 से 20 की बात कर रहा है ना, तो हम 19 को इग्नोर कर देंगे। किधर ज़्यादा? अब इसका मैं आसान तरीका बताता हूँ, ये नहीं कि बैठ के पूरा सॉल्व करना। अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो 4.5 से ये कहाँ जा रहा है? 12.5, यानी कितना बढ़ा? 8.5। किससे? 4.5 से इंटू 100। सिर्फ आपको कंपेयर करना है, सॉल्व नहीं करना है। अगर मैं ईस्ट की बात करूँ तो 6.1 से कहाँ जा रहा? 15.8 पे, यानी कितना बढ़ गया आपका? 9.7। किससे? 6.1 से इंटू 100। अगर मैं ऐसे ही साउथ की बात करूँ तो 11.2 से 2.3 इंटू 100। अगर मैं बात करूँ वेस्ट की तो 5.6 से 16.9, यानी कितना हो गया? 5.11। 11.3 इंटू 100। ऑब्वियस सी बात है, परसेंटेज ही चेक होगा। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो 7.7, यानी भाई 5.3। किससे? 2.4 इंटू 100। अब इसमें आपको बताना है कि सेकंड हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। सॉल्व कुछ भी नहीं करना, ध्यान से रखो। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पॉइंट का कोई रोल नहीं है, सब में पॉइंट सेम है। क्लियर? कोई मतलब ही नहीं है, पॉइंट का ऊपर नीचे सेम है। 100 का भी कोई रोल नहीं है भाई, सब में सेम है। समझ में आ रही बात? हमें सेकंड हाईएस्ट बताना। आप देखो, इसको देखोगे आप तो ये नियर बाई 5 टाइम्स है भाई। 23 पंजे 115 होता है, तो सबसे हाईएस्ट अगर पूछा जाता तो साउथ हो जाता, कोई टेंशन ही नहीं था। अब मैं मोटा मोटी इसकी बात करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेट डबल है। सॉल्व नहीं करना, मैंने पहले बताया। इसकी मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट 1.5 है भाई। 60 का 1.5 गुना 90, इतना आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। 45 का डबल 90, यानी अप्रॉक्सीमेट 2। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये भी लगभग आपका 2 है। बात समझ में आ रही है भाई? 26, 56 दूनी 112, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन अगर मैं वहीं इसकी बात करूँ तो 24 का डबल क्या होता है भाई? 48, फिर भी 5 ज़्यादा है, यानी कहीं ना कहीं ये वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये वैल्यू 45 दूनी 90, 2 से थोड़ा सा क्या है भाई? कम है। ये तो सीधे सीधे 1.5 है। ये वैल्यू 2 के बाद पॉइंट में 0 के बाद कुछ आएगा, और ये वैल्यू 2 से ज़्यादा है। तो जो सेकंड हाईएस्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्लस एक स्मार्ट तरीका कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या लिया गया? व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट गुड्स ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ इन 2018? नॉर्थ इन 2018 टू द गुड्स ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट इन 2020। नॉर्थ ईस्ट में कौन सी बात कर रहा है भाई? 2020 की अप्रॉक्सीमेट गुड्स ट्रांसपोर्ट, यानी परसेंटेज पूछ रहा है कि उसका कितना परसेंट है। नॉर्थ का 2018 डाटा लेते हैं, क्या है भाई? नॉर्थ का 2018, नॉर्थ का 2018 यानी कितना हो गया आपका? 4.5, और नॉर्थ ईस्ट का 2020 7.7 इंटू 100। इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। आपको पता है ये वैल्यू इससे कैंसल। 4500 को आप 77 से डिवाइड करोगे, इसके अलावा कोई आपके पास चॉइस नहीं है। 6 7 42, 6 7 42, 4 46, 6 पे जाएगा नहीं, 5 पे, 5 7 35, 5 7 35, 3 38, 5 14 8 6 8 7 56, 8 7 56, 9 7 जाएगा नहीं, 8 पे 8 7 56, 8 7 56, 5 61, 6 1 6 4 4 1 3 34.0। इसके बाद से देखते हैं कि 5 से जाएगा नहीं। 58.4 के आसपास कोई आंसर है? 58.44 मिल गया आंसर, यानी इसका क्या हो जाएगा आपका? 58.44। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है इसमें, एक क्वेश्चन और था यार, इसका शायद आगे पीछे हो गया। एक क्वेश्चन और था इसमें जो इसका छूटा हुआ है, शायद वो यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है, तो उसमें भी सेम इसी तरह से आपको कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? करा स्केटिंग चैंपियंस मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 मीटर्स इन 41 सेकेंड। यानी ये कोई सर्कल है, इसका रेडियस कितना है? 21, और इसके सर्कमफ्रेंस पे, सर्कमफ्रेंस में मतलब 2 पाई आर, यानी 22/7 इंटू 21, यानी ये डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने में? 44 सेकंड में। यानी उसकी स्पीड की मैं बात करूं तो बाई 44, मन करे तो काट लीजिए, 22 2 2 2 7 3, यानी 3 मीटर पर सेकेंड। करा हाउ मेनी सेकेंड विल यू टू मूव अलोंग द पैरामीटर ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब क्या होता है? जिसमें आपकी कितनी साइड होती हैं? 6 साइड,
और कितना है 42, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 42 × 6 और स्पीड कितनी है आपकी 3 मीटर पर सेकंड, तो 3 2 42 84। क्या पूछा गया आपसे, हाउ मेनी सेकेंड, यानी 84 सेकेंड, क्योंकि ये डिस्टेंस है स्पीड है, तो 84 सेकेंड्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बच्चे का भी क्वेश्चन ये सही है। क्लियर। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जिसने भी थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाया होगा वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका DI का आ गया। इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि जो आपका आइसक्रीम है वो पार्लर P में 250 kg है और हर जगह का परसेंटेज दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे शायद आपको कम विजिबल हो, यहाँ पे 14%, यहाँ पे 12%, यहाँ पे 15%, 21%, 23%, 15%, यहाँ पे 200 ग्राम है, 18%, 11%, 13%, 21%, 16% और 21। तो आप ये कर सकते हैं कि जो जो परसेंटेज दिया गया, जैसे मैं बात करूँ पार्लर P की, यहाँ पे इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी के बेस पे पूछा गया है। तो पार्लर P हो गया और ये पार्लर आपका क्या हो गया, Q हो गया। सबसे पहले कौन सा फ्लेवर है भाई, चॉकलेट, चॉकलेट के बाद वनीला, वनीला के बाद स्ट्रॉबेरी, फिर आपका कौन सा है भाई, आज से कुछ है दिख नहीं रहा है, फिर आपका क्या है टूटी फूटी, और नेक्स्ट आपका क्या है बटर स्कॉच। ये दोनों में है 250 ग्राम है और इसमें आपका परसेंटेज कितना है 14, 14 × 5 = 70, 14 दूनी 28 और 7 35, यानी आ जाएगा 35। इसका कितना है भाई 12%, 12 दूनी 24 और 6 30। इसका कितना है 15, 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 37.5। अगले का कितना है 21%, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, सॉरी 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, 52.5। नेक्स्ट का कितना आपका 23%, 25 3 75, 25 दूनी 50 और 7 57, 57.5। और लास्ट का कितना है 15%, 15% अभी हमने जस्ट निकाला था कितना 37.5। यानी जो अपना P है उसमें मैंने सबका वजन निकाल दिया किलोग्राम में कि कौन कितना किलोग्राम है। मैं Q की बात करूं तो 18% यानी 18 दूनी 36। अगला कितना है 11 दूनी 22, ये तो बहुत आसानी से निकल रहा है। 13 दूनी 26, मज़ा ही आ गया। 21 दूनी 42, 16 दूनी 32 और आखिरी 21 दूनी 42, 42। सारे के सारे आइसक्रीम का वजन मैंने निकाल दिया क्योंकि क्वेश्चन इसी के बेस पे था। क्वेश्चन को उठाते हैं, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वनीला इन kg एट पार्लर Q, पार्लर Q, ये थोड़ा सा आगे आप लोग देख लीजिएगा, पार्लर Q एंड दैट एट द पार्लर P। वनीला दोनों में डिफरेंस देखना है तो आप देखिए सीधे सीधे आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये 30 और 22 कितना 8 kg। ये पूछ रहा है कि वनीला का डिफरेंस दोनों में क्या है, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो गया 8 kg, कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्या कह रहा है, विच आर द 2 आइसक्रीम दैट आर लेस इन क्वांटिटी विद, कौन से 2 आइसक्रीम है P में जो Q से कम है। देखो आंख भी बंद करेंगे तो आंसर दिख रहा है, कौन सा है भाई चॉकलेट और दूसरा आपका क्या है बटर स्कॉच। ये भी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन क्वांटिटी ऑफ किलोग्राम ऑफ रेस्पबेरी, भाई यही R वाला था, एंड स्ट्रॉबेरी टुगेदर एट पार्लर P एंड Q। ठीक है, किसकी किसकी बात कर रहा है, रेस्पबेरी एंड स्ट्रॉबेरी, ये दोनों की बात कर रहा है। तो 90 kg यहाँ पे हो गया, 4 2 6 और 8 68 kg यहाँ पे हो गया। तो 90 kg और 68 kg का डिफरेंस कितना हो जाएगा 22 kg। इस बच्चे ने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही अच्छे हैं। जिन लोगों ने भी थोड़ी सी भी पढ़ाई करके इसका पेपर दिया होगा उनको ये क्वेश्चन करने में भी मजा आया होगा ड्यूरिंग पेपर। अगला क्या कह रहा है, 3 पार्टनर्स N, M एंड O डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग दे गेट आफ्टर, कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं भाई 1240। N को कितना मिल रहा है, एकदम रेशियो का क्वेश्चन है, आंख बंद करके करिए। 3/5 ऑफ M, N/M इक्वल टू 3/5। M शेयर M गेट, M को कितना मिल रहा है भाई 2/3 ऑफ O, 2/3 ऑफ O। अगर इसी को मैं सॉल्व करूँ M/O, चलो कुछ भी दिखे 2/3। अच्छी तरह से पता है यहाँ M की वैल्यू 5 है, यहाँ 2 है, सीधे सीधे इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो M की वैल्यू कितनी आ गई 10, N की वैल्यू कितनी आ गई 6 और O की वैल्यू कितनी आ गई 15। तीनों मिलके 10 6 16 15 31
31 की वैल्यू जो दी गई है वो 1240 यूनिट, 1 की वैल्यू 40। किसका पूछा गया है? n का शेयर, n कितना है भाई? 6, 4 छके 24 यानी 240। ये रहा आपका आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने भी रेशियो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक्स एंड वाई प्ले शूटिंग इन द बॉल्स आई, एक्स प्ले 7 टर्न्स टू वाई एवरी 5 टर्न्स। एक्स को मिल रहे हैं अगर 7 टर्न, एक्स 7 टर्न खेलेगा तो वाई कितना खेलेगा भाई? 5 टर्न। बट हिट्स बुल्स आई ओनली वंस इन 3 टर्न्स। मतलब ये क्या है भाई? इसका परफॉर्मेंस क्या है? 1/3 है। वाई हिट्स आई एवरी अल्टरनेट, यानी इसका परफॉर्मेंस कितना है भाई? 1/2 है। सिंपल सा मतलब क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है, बहुत ही अच्छा है। कह रहा है अगर इसको 5 टर्न मिलेंगे तो इसको कितने टर्न मिलेंगे? 7 टर्न मिलेंगे। ये 1/3 मतलब हर 3 में से 1 शॉट लगाएगा, ये हर 2 में से 1 लगाएगा। कह रहा है कि वाई ने 75 टाइम्स क्या कर दिया भाई? मिस कर दिया। तो आपको पता है पहला मिस करेगा, दूसरा लगाएगा, फिर तीसरा मिस करेगा, चौथा लगाएगा। कह रहा है एक्स हिट्स बॉल 5 ऑन द हाउ मेनी टाइम्स। तो कितने टाइम्स एक्स ने हिट किया होगा? ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने अगर 75 टाइम मिस किया है तो ऑब्वियस सी बात है 2 में से 1 मिस करना है। तो 75 टाइम मिस करने का मतलब उसने 75 टाइम हिट भी किया होगा। ये बात समझ में आ रही है भाई? अगर अल्टरनेट है, आप 75 बार, एक बार मार रहे हो तो एक बार छोड़ रहे हो, तो अगर आप 75 टाइम मिस कर रहे हो इसका मतलब डेफिनेटली आप 75 टाइम हिट भी कर रहे हो, यानी टोटल आपने कितने लिए होंगे? 150। ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि 75 मिस करना है तो 75 मारना होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है हिट्स बॉल ओनली वंस इन 3 टर्न्स, वाई हिट्स बॉल एवरी अल्टरनेट टर्न, यानी हर एक टर्न में अल्टरनेट, मतलब इस टर्न में मिस करेगा तो अगले टर्न में लगा देगा, यानी टोटल टर्न कितने हो गए? 150। कह रहा है कि इसकी वैल्यू 5 थी तो यहाँ पे कितनी हो गई? 150, क्योंकि कह रहा है कि भाई वाई एवरी 5 टर्न, यानी ये अगर 5 टर्न लेगा तो ये कितना लेगा? 60 टर्न। तो ये कितना लिया हुआ है? 150 टर्न। तो ये कितना लेगा भाई? 210 टर्न। ये बात समझ में आ रही है भाई? 5 की वैल्यू 150 तो 7 की वैल्यू 210, टोटल 210 टर्न ले लिए। 1/3 इसका हिटिंग है, यानी टोटल हिट कितने करेगा? ये 70। ये आपका अच्छा सा क्वेश्चन था, एकदम खूबसूरत सा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करा आई सोल्ड 2 स्कूटर एट द सेम प्राइस। बड़े सारे बच्चों ने इसको किया होगा। दोनों का एसपी क्या है भाई? सेम प्राइस है। 1 एट 10% प्रॉफिट, यानी अगर 10 तो ये कितना हो गया भाई? 11। इनका टोटल लॉस ऑफ 12%। फाइनल जो लॉस है वो है 12%। अगर यानी फाइनल सीपी 100 रहा होगा तो फाइनल एसपी कितना रहा होगा? 88। क्लियर है? और कह रहा है कि ये दोनों क्या है? सेम है। तो आप देखो कितनी अच्छी वैल्यू सेट हो रही है अपने आप। 44 तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? 40। देखो पहली कंडीशन फुलफिल है, ये इससे 10% का प्रॉफिट। यही सारी चीज़ें होती है। अब बच्चे क्या होते हैं? जिद में ज़बरदस्ती करेंगे इसको कि नहीं भाई इसको मैं 10, इसको 11, ये 11 और 11 से इसको चेक करेंगे भाई, सुबह से शाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखिए मुझे पता चला 100 की फाइनल वैल्यू 88, दोनों को सेम रखना है। 44 10% का प्रॉफिट देखो कितना आसान है, 40। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कितना होगा? 60। तभी तो 100 बनेगा सीपी। कितने का लॉस हो गया? 60 है। 16 का लॉस हो गया किस पे? 60 पे इंटू 100। पूछा गया है अप्रॉक्सीमेट 3, 5, 80/3 81 होता तो 27, यानी अप्रॉक्सीमेट 27% का क्या हो गया? लॉस हो गया। क्लियर? 3 × 27 कितना होता है? 81। तो उससे थोड़ा सा कम है, 26 कहीं दिया नहीं है, क्योंकि 26.66 होगा तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा आपका? 27%। ये भी अच्छा क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का। ये क्वेश्चन आउट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन सेक्शन अल्फा 10, ठीक है, आउट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन सेक्शन अल्फा, 10 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बीटा एंड 12 स्टूडेंट्स इन सेक्शन गामा, यानी अल्फा बीटा गामा। कितने स्टूडेंट हैं भाई? इसमें 8 स्टूडेंट हैं,
इसमें 10 स्टूडेंट हैं और इसमें कितने हैं 12 स्टूडेंट हैं। कह रहा है टीचर वांट टू क्रिएट अ टीम ऑफ 3, 3 लोगों की एक टीम बनाना है। द स्कूल इन द मेंबर्स ऑफ द टीम आर नॉट फ्रॉम द सेम। कह रहा है भाई सेम से नहीं होने चाहिए, मतलब तीनों मैं यहाँ से नहीं ले सकता। अब देखो ये जिन लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा ना वहीं इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 3 लोगों की टीम बनानी है तो मैं ले सकता हूँ एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ये भी कर सकता हूँ कि मैंने एक यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, 2 बंदे यहाँ से लिए, ऐसे ही एक यहाँ से, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, 2 यहाँ से, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिया, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिया, वहाँ पे ऐसे ही एक यहाँ से, 2 यहाँ से, यहाँ से कुछ भी नहीं, एक यहाँ से, 2 यहाँ से। इतने सारे कंडीशन बनेंगी आपकी। क्लियर है? तो जिन लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन को करेंगे, और जिन लोगों ने पढ़ा होगा इसके बाद आई थिंक कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं पहली बात करूँ इस वाले की, तो आपको पता है यहाँ पे एंड चलेगा, यानी क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। ये जो कंडीशन में जो वैल्यू आएगी उसको इस वैल्यू के साथ क्या करना होगा, ऐड करना होगा, फिर इस वैल्यू के साथ, क्योंकि आपको पता है एंड के लिए हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और के लिए क्या करते हैं प्लस। जैसे पहला मैं 1 लिख रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट आपको बताऊंगा। 8C1 इंटू 10C1 इंटू 12C1। क्लियर? फिर अगली कंडीशन प्लस होगी, यहाँ पे 8C1 इंटू 10C2, 8C1 इंटू 10C2, ऐसे बनाते जाएंगे। अब जिन लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा वो लोग बना लेंगे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उनको पहले यही बात नहीं समझ में आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके थ्रू आप सॉल्व करेंगे, तो मैं टाइम नहीं गंवाता हूँ कि फाइनली आपका आंसर आएगा 3664। क्लियर? क्योंकि 8C1 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 12 8 96, 960 हो जाएगा। ऐसे ही सबको करते हुए चले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3664। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैशलेट्स डीआई का है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। Current school result of 12th class mid semester exam were declared. All were disappointed with the result. The summary of the result was 52% pass in geography. 3 सब्जेक्ट हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फटाफट बना लीजिए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ये हो गया भाई जियोग्राफी, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है हिस्ट्री, और तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है बायोलॉजी। करा 52% पास इन जियोग्राफी, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 52%, क्योंकि ये सारे में नहीं जाएगा। 49% पास इन हिस्ट्री, 49% पास इन हिस्ट्री, 38% पास इन बायो, 38% बायो, क्योंकि ओनली वर्ड नहीं लगा हुआ। ओनली 9% स्टूडेंट पास इन ऑल द 3, ये 9 आ गए यहाँ पे। 17% पास इन जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री 17% या 9, तो ये कितना हो गया 8%। ये सारी वैल्यू परसेंटेज में है, ठीक है। 8% किधर चला गया भाई, हाँ 17% पास इन जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, 17% पास इन जियोग्राफी एंड 16% पास इन जियोग्राफी एंड बायोलॉजी, 16% जियोग्राफी एंड बायोलॉजी, तो 9 रख चुका हूँ मैं, कितना हो गया 7 जियोग्राफी एंड बायोलॉजी, और 15% पास इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कितना हो गया 6, और कुछ बचा। नंबर ऑफ स्टूडेंट टू एग्जाम 300, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई 300। अब देखो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना, हमने ये 100 माना है, ये 300, यानी हर वैल्यू 3 गुनी हो जाएगी। जब भी जरूरत पड़ेगी 3 से मल्टीप्लाई आंसर निकाल लेंगे। इसको फिल करते हैं, मैं ये 52 ही रहने देता हूँ 100 के अकॉर्डिंग। आपको पता है 3 का मल्टीपल होना, 8 9 17 7 24, 26 2 28, 9 6 15 8 23, 26, ये समझ में आ रहा है। 9 6 15 8 23, पूरा सर्कल 49 का बचा कितना 26, ये सारी वैल्यू परसेंटेज में है। 9 6 15 7 22, बचा कितना भाई 16, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी है 300। क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन जियोग्राफी ओनली, जियोग्राफी ओनली कितना है भाई 28। 100% की वैल्यू 300, 1% की वैल्यू 3, तो 28% की वैल्यू 28 84, 84। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट पास इन जियोग्राफी ओनली, जियोग्राफी ओनली वैल्यू में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको भी 3 से करेंगे, दूसरे को भी 3 से करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जियोग्राफी ओनली टू स्टूडेंट पास इन बायोलॉजी ओनली, बायोलॉजी ओनली 16, 4 का टेबल आता होगा 7:4। वेरी गुड, इस बच्चे का ये भी सही है। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पास इन एग्जैक्टली 1 एंड एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, एग्जैक्टली 1 एंड एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, ये रेशियो निकालना है। अब देखिए क्या है एग्जैक्टली 1,
इसके लिए भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। 28, 26, 54, 6, 60, 10, 70 और एग्जैक्टली 2, 7, 8, 15, 6, 21, 7 का टेबल आता होगा 10:3। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा स्टूडेंट इज डिक्लेयर पास, एक बच्चे को हम पास कब घोषित करेंगे? इन द एग्जाम ओनली इफ ही सी क्लियर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, मतलब भाई कम से कम 2 सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ेंगे और अधिक से अधिक 3, यानी ये हो गए पास वाले भाई। 9, 8, 17, 7, 24 है 30, 300 का 30% कितना हो गया? 90। क्लियर। तो आई होप आपको एक अच्छा सा सलूशन समझ में आया होगा, जहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको चीज़ें 100% समझ में आए। थैंक यू।